हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 29 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आपका पिछले कुछ दिनों से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है और ये पॉजिटिव रिस्पांस मेरे लिए इंसेंटिव की तरह काम करता है कि मैं वीडियोस और बनाऊं। अब प्रीलिम्स के बाद आपको इस चैनल पर और भी कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप अपना ऐसे ही पार्टिसिपेशन दिखाते रहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। एज रूरल नेट प्रोजेक्ट लेक्स आईटी मिनिस्ट्री सीएससी सीक्स टू बाय आउट पीएसयू। अब सीएससी कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो सीएससी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। और दूसरा एक है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि आता है कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये है, आपको भारत नेट प्रोग्राम के बारे में तो पता होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में बेसिकली ये बोला गया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है जो भी 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री, तो सारे ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है। तो इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन कर रहा था बीबीएनएल, और बीबीएनएल आता है कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन जो इसका इंप्लीमेंटेशन, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली, इसीलिए सीएससी ने एक प्रपोजल रखा है कि हम इस पीएसयू के कुछ स्टेक्स खरीद लेते हैं ताकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो सके और जल्द से जल्द सारे ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सके। हम आगे चलते हैं। आंध्रा साइट्स क्वालिटी स्टार्ट्स टेकिंग ओवर एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ऐसे जो स्कूल्स और कॉलेजेस आंध्र प्रदेश में थे जिनको गवर्नमेंट ग्रांट देती थी, ग्रांट एंड एड देती थी, तो गवर्नमेंट ने उनसे बोला अब आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ये एड बेनिफिट्स लेना बंद कर दो, दूसरा या तो अपने असेट्स अब गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दो और ये सारे इंस्टीट्यूशन अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे, या तीसरा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, तो अ गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव गिवन अप द ग्रांट एंड एड स्टेटस। अब कुछ इंस्टीट्यूशन ने बोला ठीक है, हमें आपकी ग्रांट नहीं चाहिए, हम प्राइवेट की तरह काम कर लेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? तो गवर्नमेंट का बेसिकली ये इंटेंशन, गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये गवर्नमेंट से एड तो लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं करते हैं, और जो फैमिलीज़ हैं उनसे ज़्यादा फीस लेते हैं। तो गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स विदाउट देयर फैमिलीज बीइंग बर्डन। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और उनकी फैमिलीज़ पर भी कोई भी बर्डन ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। इस पेज पर कुछ बटरफ्लाई की स्पीशीज़ बताई गई, तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्पीशीज़ है। तो 60 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई इंक्लूडिंग स्मॉल ब्रांडेड स्विफ्ट, इंडियन स्किपर, कंजॉइंट स्विफ्ट, लेसर ग्रास ब्लू, ग्राम ब्लू, टाइनी ग्रास ब्लू, स्मॉल क्यूपिड, प्लेन्स क्यूपिड, ओरिएंटल ग्रास ज्वेल, पी ब्लू, इंडियन रेड फ्लैश। तो कभी भी आपको आए कि ये किस चीज़ के नाम है तो आपको पता होना चाहिए बटरफ्लाइज के नाम। इसके अलावा कॉमन एल्बाट्रॉस भी एक बटरफ्लाई ही होती है। तो कॉमन एल्बाट्रॉस, वन ऑफ द रेयरली साइटेड बटरफ्लाइज, वॉज ऑल्सो साइटेड इन द एरिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डेटा रिलीज़ हुआ है जो कि एक सर्वे का पार्ट है। उस सर्वे का नाम है सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया। ये 2019 का सर्वे है जो कि कंडक्ट किया गया था, ऑफिशियली कंडक्ट किया गया था एनएसओ आता है मॉस्पी के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, तो मॉप्सी के अंदर आता है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया। आप ये देख सकते हैं सर्वे का क्या नाम है, एनएसओ ने कंडक्ट किया। एनएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें क्या डेटा पता चला है? तो लगभग जो 17.24 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स हैं उसमें से 44.4% रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो ओबीसी हैं। तो अमिट कॉल्स फॉर अ कॉस्ट सेंसस कम फाइंडिंग्स दैट 44.4% ऑफ 17.24 करोड़ हाउस होल्ड्स इन द कंट्री आर फ्रॉम ओबीसी। अब इसमें और भी बातें पता चली हैं। जो ओबीसी हाउस होल्ड्स हैं उनकी एग्रीकल्चरल इनकम एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स कम है। तो जैसे कि यहाँ पर द सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड्स डेटा ऑन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, while द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फार्म हाउस होल्ड एट द ऑल इंडिया लेवल स्टूड एट 10,218। तो ऑल इंडिया लेवल देखो तो 10,218, लेकिन ओबीसी के लिए देखो तो ये कम है, 9,977 है, और एससी हाउस होल्ड्स के लिए तो और भी कम है, 8,142, और एसटी के लिए और भी कम है। अब सबसे ज़्यादा इनकम हाउस होल्ड किसकी एग्रीकल्चर में? तो वो उत्तराखंड की, और सबसे कम किसकी है? तो ओडिशा की है। तो ये सारे डेटा कुछ पता चला है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोसेट को लगभग 6 साल हो चुके हैं। तो एस्ट्रोसेट क्या है? तो इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी थी, तो 6 साल हो चुके हैं इस स्पेस में। एस्ट्रोसेट अभी तक बहुत अच्छे से काम करी। मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है जो कि 1990s में बनना शुरू हो गई थी। हमने इसरो के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई थी। तो 100 द कोलैबोरेशन साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसके अलावा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको ये पता होना चाहिए एस्ट्रोसेट क्या है। तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है जो कि इंडिया की है, इसरो की है। तो एस्ट्रोसेट इंडियाज मेडन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जोजिला टनल की बात की गई है।
तो 14.5 किलोमीटर जोजिला टनल है। जब ये बन जाएगी तो एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगी। तो बनने के बाद एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगी, जो कि लगभग 11,500 फीट की हाइट पर होगी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी कश्मीर और लद्दाख के बीच में। इसके अलावा जो ट्रूप्स का मूवमेंट है वो आसानी से हो सकेगा। तो फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिटिकल एसेट की तरह काम करेगी फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एक कैंपेन होना चाहिए जिससे फार्मर्स को नॉलेज दिया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है और उसके लिए हम अभी से क्या एक्शन लेकर चल सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Tuesday called upon academia, agricultural scientists and institutions to start a campaign to impart information to farmers on climate change। यहाँ पर फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेट चेंज ह्यूज चैलेंज है एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बट पूरे इकोसिस्टम के लिए। क्लाइमेट चेंज से फिश प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, एनिमल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, मतलब हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बिफोर हैंड प्रिपेयर हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से नए टाइप के पेस्ट आ रहे हैं, डिजीज़ आ रहे हैं, एपिडेमिक्स आ रहे हैं। तो वो सिर्फ लोगों को ही थ्रेट नहीं करते, वो लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स के लिए भी एक थ्रेट है। तो इंटेंसिव एंड कंटिन्यूड रिसर्च ऑन दीज एस्पेक्ट्स इज नेसेसरी। तो यहाँ पर सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि यहाँ पर एक 75 डे कैंपेन की बात बोली है कि हर जो एकेडमिशियन है, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है, वो 75 विलेजेस को अडॉप्ट करें, ठीक है। फिर उनको क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में बताएं। तो टेक अप द कैंपेन फॉर चेंज बाई अडॉप्टिंग 75 विलेजेस, स्प्रेड अवेयरनेस इन 75 कॉलेजेस एंड एंगेज स्कूल इन सम वर्क। साथ ही जैसे कि उन्होंने जो एथलेटिक्स में थे ओलंपिक चैंपियंस, तो उन्होंने उनको भी बोला था कि आप अवेयरनेस फैलाओ, जैसे जाकर मेल न्यूट्रिशन में। तो ऐसे अगर एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल कुछ पर्टिकुलर विलेजेस को अडॉप्ट करने की, हाँ हम यहाँ पर क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में बता कर आएंगे, या हम इन लोगों को मेल न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करेंगे, तो इससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यूएस की कांग्रेशनल रिपोर्ट में ये पता चला, तो इनकी जो कांग्रेस है वो एक रिपोर्ट निकालती है। तो पाकिस्तान में अभी भी लगभग 12 फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स रहते हैं। तो पाकिस्तान इज़ होम टू एटलीस्ट 12 ग्रुप्स डेजिग्नेटेड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ग्रुप्स को यहाँ पर पाकिस्तान ने शरत दे रखी है जो कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें से 5 वो हैं जो कि इंडिया सेंटर के, जैसे कि लश्कर ए तोयबा जिसने 2008 के अटैक्स किए थे, जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा अटैक करवाया था। तो ये सभी उस ग्रुप्स में है। अब यूएस ऑफिशियल ने आइडेंटिफाई कर लिया जो पाकिस्तान है वही बेस ऑफ ऑपरेशन है जहाँ से ये सारे ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का नाम है टेररिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान। और यहाँ पर ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया 5 टाइप से ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। पहला ग्लोबली ओरिएंटेड, तो वो ग्लोबली टेररिज्म फैलाते हैं। दूसरा अफगानिस्तान ओरिएंटेड, तो अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो पनाह देते हैं। तीसरा इंडिया एंड कश्मीर ओरिएंटेड। चौथा डोमेस्टिकली ओरिएंटेड। और 5वां सेक्टेरियन एंटी शिया ओरिएंटेड। तो जो एलईटी थी लश्कर ए तोयबा, वही 2008 अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो यहाँ पर अब इसमें बाकी ये बताया गया कि कौन से ग्रुप को कब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला है। तो ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आपने बीच में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक किताब आई थी जिसमें ये पता चला था कि जो यूएस के मिलिट्री ऑफिसर है उन्होंने चाइना को कॉल करके ये बात बोल दी थी कि अगर आपके ऊपर, जैसे हमारे प्रेसिडेंट बोलते हैं अटैक करने को, तो हम अटैक कर देंगे लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगा, बस हम 1-2 बॉम्ब गिराएंगे, आप उसको वॉर मत समझ लेना और आप अपनी तरफ से कुछ मत करना, ठीक है। तो ये क्या किया था इन्होंने, ये आर्मी जनरल ने बेसिकली जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसको डिफाई किया था कि प्रेसिडेंट ऑर्डर देता उससे पहले आप उनको फ़ोन करके बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को यहाँ पर क्लियर किया गया। तो द टॉप यूएस मिलिट्री ऑफिसर टोल्ड कांग्रेस ऑन ट्यूसडे दैट ही न्यू, उन्हें पता था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अटैक करने वाले नहीं है चाइना को, लेकिन तब भी उनकी जॉब थी चाइना को एश्योर करने की, इसलिए उन्होंने फ़ोन कॉल्स किया था क्योंकि ऐसे कुछ इंटेलिजेंस थे, ग्लोबल इंटेलिजेंस थे जो कि ये बोल रहे थे कि चाइना के ऊपर यूएस अटैक कर सकता था। तो यहाँ पर चाइना को पैसिफाई करने के लिए हमने ऐसा किया और ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं था कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को डिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द टॉप यूएस मिलिट्री ऑफिसर टोल्ड कांग्रेस ऑन ट्यूसडे दैट ही न्यू फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प wasn't planning to attack China and that it was his job to reassure the Chinese of the fact in the phone calls that have triggered outrage from some lawmakers। अब यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर भी यहाँ पर कुछ बातें हुई। तो कांग्रेशनल टेस्टिमनी में टॉप यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स ने ये बोला कि अफगानिस्तान आर्मी को उन्होंने मिसजज किया, जैसे कि उनको ये लगा कि जो अफगानिस्तान आर्मी होगी वो तालिबान को काउंटर कर देगी और तालिबान के अगेंस्ट जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान की आर्मी की फ्रेजिलिटी को नहीं देखा। एंड दे बिलीव दैट द यूएस शुड हैव केप्ट एटलीस्ट 7,000 ट्रूप्स इन द कंट्री। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि लगभग यूएस सेवरल थाउजेंड ट्रूप्स तो रख ही सकता था ताकि तालिबान ने जितनी जल्दी टेक ओवर किया वैसा नहीं करता। तो यही सारी बातें थी। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे तालिबान वही से वापस से जो एम्प्यूटेशंस और इनका हार्ड लाइन एग्जीक्यूशन सब वापस आ गया, जैसे कि तालिबान चांसलर बार्स विमेन फ्रॉम काबुल यूनिवर्सिटी। तो काबुल यूनिवर्सिटी में विमेन को जाने से मना कर दिया।
आगे चलते हैं हम। अब इनलार्जिंग अ विंडो, सबसे पहले ऑथर ने बोला कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। अब ये कौन कौन से इवेंट्स में, तो पहला ये यूएस और नेटो फोर्सेस का जब विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान से तो तालिबान ने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया। पहली बात ये। चाइना क्या कर रहा है, चाइना सबसे पहले अपनी टेक कंपनीज़ के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा था, फिर रियल एस्टेट कंपनीज उसकी प्लंज में चली गई, तो दूसरी बात ये। तीसरी बात ऑकस का हुआ है जो कि एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलने वाली हैं। और चौथा क्या हुआ, क्वाड की मीटिंग। तो ये 4 मेन इवेंट्स हुए जिससे सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला है जियोपॉलिटिक्स में। अब ऑथर ने सारे ये जो इवेंट्स हुए हैं सबको डिस्क्राइब किया है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए कैसे हैं। तो अफगान सिचुएशन इज सेटबैक फॉर द इंडिया इन द शॉर्ट रन। तो अफगान सिचुएशन जहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है तो इंडिया के लिए शॉर्ट रन में तो दिक्कत है, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल इकोनॉमिक प्रेजेंस जो भी हमने पिछले 20 साल में बिल्ड की थी वो सब पानी में चली गई है। तालिबान गवर्नमेंट इज डोमिनेटेड बाई मोर हार्डलाइन। इसके अलावा जो तालिबान के इंटरिम है उसमें ज़्यादातर लोग हक्कानी से हैं। तो तालिबान गवर्नमेंट जो भी डोमिनेटेड बाई मोर हार्डलाइन एंड प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का एजेंडा है कि वो इंडियन के डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा अफगानिस्तान में। लेकिन लॉन्ग रन में इट सीम्स अनलाइकली जो तालिबान है कि वो अपना एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा ना छोड़े, क्योंकि उसे छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी, लेजिटिमेशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर वो अपना ऐसे हार्डलाइन एजेंडा नहीं छोड़ता है और वो इतना ही एक्सट्रीमिस्ट रहता है तो कंट्री में सिविल वॉर हो जाएंगे। तो दिस में लीड टू डोमेस्टिक इंटर एथनिक एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। और अगर वहाँ पर सिविल वॉर हो गया और ऐसे इंटर एथनिक और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो अफगानिस्तान से किसी को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इंडिया को तो छोड़े, यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, जो चाइना सीपैक वहाँ से लेकर जाना चाहता है तो चाइना को भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब इंडियाज़ रिस्पॉन्स शुड बी टू बाइड इट्स टाइम स्ट्रेंथन। अब इंडिया क्या कर सकता है इस टाइम में, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया को डर है कि वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना बढ़ जाए, तो इंडिया यहाँ पर अपने डिफेंस को मजबूत कर सकता है। और साथ ही हमें अफगानिस्तान के लोगों से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर वो हमारे इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस लेना चाहते तो हमें उन्हें दे देना चाहिए। अब दूसरी बात, चाइना की ये भी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। चाइना क्रैकडाउन कर रहा था अपने टेक सेक्टर पे, और साथ ही स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन मैंने आपको आर्टिकल भी पढ़ाया था कि चाइना के स्टेट ओन एंटरप्राइजेस ने कैसे शेप अप किया और इंडिया ने कैसे शेप अप किया, तो वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब टेक सेक्टर के बाद रियल एस्टेट जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी असॉल्ट पता चल रहा है। एवरग्रांड जैसी कंपनियां जो हैं वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा डर है कि चाइना में आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कोई एक और डेस्टिनेशन देख रहे हैं, तो इंडिया वो डेस्टिनेशन बन सकता है जहाँ पर ये सारी कंपनीज इन्वेस्ट करें। अभी जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यूएस गए थे तो उन्होंने काफ़ी सीईओ से भी मिले, जैसे कि ब्लैक स्टोन, कॉलकॉम। तो यहाँ पर उन्होंने इनसे मीटिंग की और ये सारे सीईओज एक्साइटेड भी थे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें वो। तो इफ़ इंडिया प्लेज इट्स कार्ड वेल, तो इंडिया अगर अपने अच्छे तरीके से कार्ड्स खेलता है तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में आ सकती है। लेकिन इंडिया में एक चीज़ की दिक्कत है, इंडिया में इस चीज़ की दिक्कत है कि इंडिया में पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें पॉलिसी को प्रेडिक्टेबल बनाने की ज़रूरत है, जो रेगुलेटरी रिजिडिटीज़ उनको कम करने की ज़रूरत है, और जो रेड टेपिज्म है उसे कम करने की ज़रूरत है। तो ऑथर ने बोला हमारे यहाँ कैपिटल टेक्नोलॉजी आ सकती है जो कि चाइना से बाहर जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी पॉलिसी प्रेडिक्टेबल रखनी है, साथ ही जो रेड टेपिज्म है उसे कम करना है। अब तीसरी बात, यहाँ पर इंडिया को अगर एशियन इकोनॉमी में मेजर पार्टनर बनना है तो इंडिया को एग्रीमेंट्स में पार्ट लेना पड़ेगा, भले ही वो RCEP हो या तो फिर कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो। और साथ ही इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि APEC में भी इंडिया को पार्टनरशिप मिल जाए। तो अभी तक इंडिया APEC का मेंबर नहीं है। अब जो ऑकस है, ऑकस में क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिल रही है, चाइना को काउंटर करने के लिए ऑकस बनाया गया है। तो चाइना जब तक इंडो पैसिफिक को फोकस करेगा तो हमारे पास यहाँ टाइम है, जो वेस्टर्न फ्लैंक है जहाँ पर ये बॉर्डर की लड़ाई चल रही है, तो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हो रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम होगा हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और चाइना के ऊपर कैसे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि चाइना दूसरी तरफ बिजी होगा। तो दिस इज़ अ डिप्लोमेटिक चैलेंज विच वी आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल। ठीक है। अब लास्ट जो है क्वाड, तो क्वाड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर क्वाड अब सिर्फ मेनली क्वाड को चाइना को काउंटर करने के लिए फोकस नहीं करना, क्वाड के और भी बहुत ब्रॉडर एजेंडा है। तो क्वाड यहाँ पर वो सारे काम कर लेगा, चाइना को काउंटर करने का मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऑकस कर लेगा। अब यहाँ पर जो ताइवान, अब इस सिनेरियो से एक दिक्कत ये आ सकती है कि जब हर तरफ से चाइना अपने आप को घिरता हुआ दिखे तो चाइना कोशिश करेगा कि हम ताइवान को कैसे चाइना का पार्ट बना ले। अब ताइवान पीसफुल और पॉलिटिकल मीन से तो यूनिफाई होने वाला नहीं है, ताइवान ने क्लियर कर लिया। जैसे कि चाइना ने उसे बोला था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम के थ्रू हम आपको यहाँ पर ताइवान को हम चाइना का पार्ट बनाएंगे। लेकिन 1 कंट्री 2 सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हांगकॉन्ग में देख लिया कि हांगकॉन्ग में कैसे एक्स्ट्राडिशन लॉ लगा दिया गया, उन लोगों की आवाज़ें दबाई जाती हैं। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम के थ्रू तो ताइवान बिल्कुल भी नहीं आने
होने वाला है चाइना में। तो यहाँ पर चाइना क्या कर सकता है, फोर्सेबल टेक ओवर कर सकता है, ठीक है, वॉर कर सकता है ताइवान के साथ, ताइवान को लेने के लिए। तो यहाँ पर ये डर है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया में उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया मे नॉट बी बिल्ट एंड डिप्लॉयड फॉर सेवरल ईयर्स, वी में देयरफॉर बी एंटरिंग अ पीरियड ऑफ एनहेंस्ड अनसर्टेनिटी। यहाँ पर फिर अनसर्टेनिटी की बात है, डेंजर्स हैं इंडो पैसिफिक में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ, उसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि हर इंसान को मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने लेकर घूमने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा। IT इनेबल टूल से डॉक्टर जो है वो डायरेक्टली देख लेंगे उस हेल्थ ID कार्ड से कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है, आपको कौन कौन से एलिमेंट्स रहे हैं। तो इससे आसानी होगी कि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, और जो डॉक्टर है वो जल्द से जल्द कंक्लूजन निकाल सकता है कि आपको इससे पहले कौन कौन सी बीमारी रह चुकी है और आपका कैसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला ये बहुत ज़रूरी था, अब ये हो गया तो इससे रिवॉल्यूशन हो सकता है हमारे हेल्थ सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर जो भी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए वो टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, और साथ ही जो भी लोगों का डेटा कलेक्ट होगा, वैसे तो डेटा कंसेंट से कलेक्ट होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं, तो उन एथिकल इश्यूज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कंट्रीज़ ने जिन्होंने अपना ये ई हेल्थ इनोवेशंस किए तो वो कितने सक्सेसफुल रहे, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की दिक्कत आई, लोगों के डेटा लीक होने लगे। अब US और ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, इसने थोड़ा अच्छा काम किया, ये जो ई हेल्थ इनोवेशन का था। अब इंडिया में भी अच्छी तरीके से काम कर सकता है, लेकिन इंडिया में एक जो चैलेंज है वो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि पता नहीं है ना, अब सारा डेटा अगर इंग्लिश में हो, जो डॉक्टर्स में हो वो इंग्लिश में ही बात करें, तो सारे लोगों को समझ नहीं आएगा जो भी उससे कनेक्ट होंगे। तो इवॉल्विंग अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन द डिजिटल हेल्थ इकोस्फीयर कुड पोज अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स इन द इंडिया। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, हमारे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तभी तो वो उस पोर्टल में एक सीमलेस फ्लो देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने न्यू क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे डेटा रिलीज़ किया है। इसमें लगभग 9 नॉन फार्म सेक्टर्स का डेटा रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BPO, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन 9 सेक्टर्स लगभग 85% एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, जो जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो ये जो डेटा आया ये सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस का आया है, उन जगह का आया जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं यूनिट्स का डेटा है जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 3.3% से ग्रोथ के साथ 2.37 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे इस सेक्टर में 2013-14 में, तो अब वो 3.08 करोड़ हो चुके हैं। अगर वैसे देखो तो सिर्फ 3.3% की ही ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पर ग्रोथ बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये जो QES है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये उन इस्टेब्लिशमेंट्स को कवर नहीं करता जहाँ पे 10 से कम लोग काम करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ उन इस्टेब्लिशमेंट्स को कवर करता है जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स डेटा एसेंशियली ऑन द फॉर्मल इकॉनमी। तो जो ये QES का डेटा है सिर्फ फॉर्मल इकॉनमी का डेटा देता है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम इनफॉर्मल इकॉनमी का भी डेटा इससे कलेक्ट करें, ताकि वहाँ पर भी पता चल सके हमें कितनी ग्रोथ हुई है, या फिर अगर हम पीछे गए तो कितना पीछे गए हैं। हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने बोला जो पटेल कनंड्रम है, जैसे कि पटेल मूवमेंट चला था गुजरात में कि उनको इंक्लूजन चाहिए था OBC कोटा में। तो यहाँ पर जो BJP गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उनका बस रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देती है। तो ऑथर ने बोला रिप्रेजेंटेशन की कमी नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो जब से हम आज़ाद हुए उससे पहले से उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है। उनको दिक्कत अब ये है, लार्जर रूरल साइड ऑफ गुजरात की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इनकम्स लोगों की कम हो रही है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो लार्जर पिक्चर ये, उनको रिप्रेजेंटेशन की कमी नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो है, तो यहाँ पर इनकम आपको उनकी बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर ऐसे रोज़गार बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ की दिक्कत है जो कि सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की गई, तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहा। क्वाड जब हमारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टॉक्स हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया को मदद कर सकती है। तो हाइड्रोजन लेटेस्ट बज़वर्ड है जब एनर्जी इश्यूज़ की बात आती है, और स्पेशली क्लाइमेट चेंज की। अब पेरिस टारगेट ये है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखना है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तभी रखा जा सकता है जबकि हम अलग अलग ऑप्शंस में शिफ्ट हों। तो हाइड्रोजन बहुत तरीके की होती है, एक ग्रीन हाइड्रोजन होती है, ब्राउन हाइड्रोजन होती है, ग्रे हाइड्रोजन होती है। तो ये सारी हाइड्रोजन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो डिराइव की जाती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड बायोमास। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, किसके थ्रू, रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगर हाइड्रोजन फॉसल फ्यूल से जनरेट की जाती है, तो अगर कोल से जनरेट की जाती है तो उसे बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, और अगर गैस से जनरेट की जाती है, नेचुरल गैस से, तो उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। तो आपको 3 हाइड्रोजन पता चल रही है। ग्रीन हाइड्रोजन वो जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज, तो यहाँ पर जनरेट होती है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर कोल से किया जाता है तो ब्राउन हाइड्रोजन, और अगर गैस से किया जाता है तो ग्रे हाइड्रोजन।
एक और होती है ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है। लेकिन बाद में इसका फुटप्रिंट कम करने के लिए CCUS टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया जाता है, मतलब कुछ यूटिलाइजेशन और स्टोरेज कर लिया जाता है कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। तो अभी देखा जाए तो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ 1% है। ग्रीन जो हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से कॉस्ट होती है उसकी थोड़ी कम होती है, सिर्फ $1 से $2 होती है, लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग $4 से $6 होती है। तो मतलब लगभग उसकी दुगनी या तिगुनी हो गई। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बेस्ड अगर हाइड्रोजन हमें बनानी है तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोलिसिस की कॉस्ट कम की जा सके। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो अगर इन इलेक्ट्रोलाइजर्स की डिवाइस की कीमत कम हो पाएगी तो अपने आप ही जो हाइड्रोजन $4 से लेकर $6 तक वेरी करी वो अपने आप ही कम हो जाएगा। अब दूसरी दिक्कत ऑथर ने बोली है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत दिक्कत है। तो वाइल आर नीड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इज इम्पेरेटिव इफ वी वांट टू मीट आवर पेरिस टारगेट्स, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन हाइड्रोजन का अच्छे से हो सके। वाइल हाइड्रोजन हैज़ अ वेरी हाई एनर्जी कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी एनर्जी डेंसिटी कम है। तो एनर्जी डेंसिटी कम है तो इसका मतलब क्या है कि बड़े कंटेनर्स में इसको लेकर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है वन वुड नीड ह्यूज कंटेनर्स टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ह्यूज कंटेनर्स की बात आ जाएगी। अगर आपको कम स्पेस में हाइड्रोजन भरनी है तो आपको इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको लिक्विड में करना है तो आपको लगभग -253 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, तभी लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी। और फिर वहाँ जाकर जब आप जिस डेस्टिनेशन स्टेट पर ले जाओगे, जब इसे वापस आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो जो एनर्जी निकलेगी वो थोड़ी कम निकलेगी एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल जितनी एनर्जी उसमें थी। तो ये दिक्कत है। अब तीसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऑथर ने बोला कि आप इसको पाइपलाइंस के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पाइपलाइंस के थ्रू आप शॉर्टर डिस्टेंस में ट्रांसफर कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो देयर आर हाउएवर लिमिट्स एज द डिस्टेंस हाइड्रोजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। टुडे अबाउट 85% ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस इज डन ऑन साइट। अब तीसरी बात क्या, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स बट देयर आर लिमिटेशंस इन सर्टेन सेक्टर्स, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बैटरीज को यूज़ करते हैं। अगर उनको बैटरीज ज़्यादा सस्ते दामों में मिलेगी तो वो बैटरीज को ही यूज़ करते रहेंगे, वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन हाउएवर कैन बी यूज्ड इन हैवी ड्यूटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज बैटरीज हैव लो एनर्जी टू वेट रेशियोज। अब जो बैटरीज हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, एनर्जी कम होती है, तो शॉर्ट टर्म डिस्टेंस में तो लोग बैटरी को यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात है तो यहाँ पर लोग हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बोला जो कुछ स्टेट्स हैं वो बेटर ऑफ तभी होंगे, कुछ कंट्रीज़ बेटर ऑफ तभी होंगे जब वो हाइड्रोजन को इंपोर्ट करें और वो हाइड्रोजन को अपने यहाँ ना बनाए। जैसे इंडिया है, पर इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया हाइड्रोजन को अपने यहाँ बना के एक्सपोर्ट कर सकता है। वही कंट्रीज़ हाइड्रोजन को अपने यहाँ बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिनके गैस प्राइसेस ज़्यादा हैं और रिन्यूएबल जनरेशन की कॉस्ट कम है। और इंडिया ऐसा कंट्री है जिसकी गैस प्राइसेस ज़्यादा है और रिन्यूएबल जनरेशन की कॉस्ट कम है। अब ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं इनके तो गैस प्राइसेस ही कम है, तो इनको कोई फ़ायदा नहीं हाइड्रोजन बनाने से। तो इंडिया हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज एंड दस वी हैव द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग हाइड्रोजन एक्सपोर्टर्स। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं। तो अभी हमें फोकस किस पे करना है कि इलेक्ट्रोलाइजर्स की कॉस्ट कैसे कम की जा सके। यहाँ पे डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में बताया गया, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है, तो 14 डिजिट का नंबर लॉन्च मिलेगा। तो अगर किसी पर्सन को पार्ट बनना है ABDM का तो उसे एक हेल्थ आईडी बनानी पड़ेगी जो कि रैंडमली जनरेटेड 14 डिजिट नंबर होगा। उसको 3 पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और बेनिफिशियरी के हेल्थ रिकॉर्ड्स को थ्रेड करने के लिए। इसमें एक PHR एड्रेस भी होगा। PHR क्या है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस होगा, एक यूज़र नेम की तरह होगा जो कि कंसेंट की तरह काम करेगा। बेसिकली आप अपना कंसेंट देना चाहते हैं कि आपका डेटा शेयर हो जाए, तो आपको PHR के थ्रू आपको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। अब आधार मैंडेटरी, तो आधार मैंडेटरी नहीं है। जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं जो इसमें दिए जाएंगे, जो इंसान अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड शेयर करेगा, तो क्या वो सेफ़ है? तो यहाँ पर ऑथर ने बोला हाँ, आपका पर्सनल डेटा सेफ रहेगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर उनके पास स्टोर होंगे, ABDM की साइट पे स्टोर नहीं होगा। और ABDM में जब भी ये डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो एनक्रिप्शन मैकेनिज्म के साथ होगा और वो भी बेनिफिशियरी की कंसेंट लेने के बाद होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई इंसान अगर अपना हेल्थ आईडी डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, यहाँ तक कि कुछ थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। प्राइवेट प्लेयर की भी पार्टिसिपेशन शुरू कर देगी गवर्नमेंट। तो NHA ने लॉन्च कर दिया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सैंडबॉक्स, एक डिजिटल आर्किटेक्चर जो कि अलाउ करेगा प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो भी नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें प्राइवेट मेंबर्स पार्ट हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर एक स्टडी आई है जिसमें ये पता चला जर्नल साइंस में
कि जो आजकल अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं 2021 में, वो लगभग जितने हम क्लाइमेट चेंज इवेंट्स देख रहे हैं उससे वो लगभग दुगने देखेंगे। तो ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम अ चाइल्ड बॉर्न इन 2021 इज लाइकली टू एक्सपीरियंस ऑन एवरेज ट्वाइस एज मैनी वाइल्ड फायर्स, लगभग 2 गुना वाइल्ड फायर्स देखेंगे, 2-3 गुना ड्रॉट्स देखेंगे और 3 टाइम ज़्यादा रिवर फ्लड्स और क्रॉप फेलियर्स देखेंगे। तो ये स्टडी बेस्ड थी ऑन डेटा फ्रॉम द इंटरसेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप कोड कर सकते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा कि 10th शेड्यूल में आता है। तो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, ये इसीलिए है ताकि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो किसी और पार्टी से इलेक्ट होते हैं और फिर किसी और पार्टी में चले जाते हैं, उनको जहाँ ज़्यादा फायदा दिखता है, तो ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के 3 सिनारियोज है। पहला ये, कोई मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से इलेक्ट हुआ है, उसके बाद वो क्या करे, अपनी मेंबरशिप छोड़ दे उस पार्टी की, तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस आ जाते हैं। दूसरी बात ये, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो द सेकंड वन इज व्हेन अ लेजिस्लेटर हु हैज वॉन हिज और हर सीट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। तो अगर इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी यहाँ पर मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। और तीसरी बात, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, कोई नॉमिनेटेड एमपी है, तो उसके पास सिर्फ 6 महीने होंगे कि 6 महीने के अंदर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो ठीक, लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसको भी एंटी डिफेक्शन के प्रोविजन उसके ऊपर भी लागू हो जाएंगे और उसको डिफेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी डिसीजन कौन लेता है कि एंटी डिफेक्शन का किसको करना है किसको नहीं करना है, तो ये स्पीकर लेता है लोकसभा में और राज्यसभा में बेसिकली चेयरमैन लेता है। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स और विधान परिषद के जो चेयरमैन होते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ये डिसीजन दिया था कि एक टाइम फ्रेम है 3 महीने के, 3 महीने के अंदर यहाँ पर स्पीकर को डिसीजन लेना पड़े। तो लास्ट ईयर तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एंटी डिफेक्शन स्पीकर शुड बी डिसाइडेड बाय स्पीकर्स इन 3 मंथ टाइम, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया था पॉलिटिकल बाइसेस के चलते जो स्पीकर है वो डिसीजन लेता ही नहीं था कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो एंटी डिफेक्शन के अंदर कोई भी डिस्क्वालीफाई होगा तो स्पीकर को लगभग 3 महीने के अंदर यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। जोजिला टनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहले भी आया था कि लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बन जाएगी अगर एक बार ये बन जाती है, पूरी हो जाती है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो वाई इज़ द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर द कंपनीज टू अपडेट IEC। तो यहाँ पर पिछले साल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने IEC रूल्स को अमेंड करके ये बोला गया था कि सारे फर्म्स जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में हैं उनको अपनी IEC डेटा को यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड्स को अपडेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो जो भी उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी हेरोइन सीज की गई थी मुंद्रा पोर्ट पे जो कि गुजरात में है, तो DGFT ने बोला कि उन सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा जो कि 2005 से यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, ताकि जैसे यहाँ पर डेटा ये था कि वो सेमी प्रोसेस टेल्क स्टोन्स लेकर आ रहे हैं, बेसिकली वहाँ पे हेरोइन निकली, तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। आगे चलते हैं। सेबी ने अब बोल दिया है कि जो गोल्ड ट्रेडिंग है वो भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है गोल्ड ट्रेडिंग, तो किसी के पास गोल्ड है वो क्या कर सकता है, उस गोल्ड को जो भी कॉर्पोरेट एंटिटी सेबी के साथ रजिस्टर है वहाँ पर जाके सबमिट कर सकता है। जब वो गोल्ड सबमिट हो जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में उसके बिहाफ में EGRs इशू हो जाएंगे। EGR क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, और इन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट को जैसे कि स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट को ट्रेड किया जा सकता है। तो दीज EGRs विल हैव ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फीचर्स ऑफ अदर सिक्योरिटी सच एज स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर्स। इसके अलावा अगर गोल्ड वापस चाहिए तो इन EGR को वापस से जाके दे दो तो ये गोल्ड आपको वापस भी मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर्स कैन कंटिन्यू टू होल्ड EGRs इन परपेचुटी इफ दे शो विश। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप कि ये जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स बेसिकली ये कि गोल्ड दिया जाएगा वॉल्ट में, जब रखा जाएगा तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, गोल्ड रिसीप्ट्स जनरेट हो जाएंगे। और ये जो गोल्ड रिसीप्ट्स हैं इनको स्टॉक एक्सचेंज में वैसे ही ट्रेड किया जा सकता है जैसे कि शेयर्स को ट्रेड किया जाता है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।